अस्सलाम। आज हम शुरू करेंगे एलर्जिक राइनाइटिस। ठीक है, इससे पहले वीडियो में हमने एक्यूट एंड क्रोनिक राइनाइटिस पढ़ लिया था, तो मैंने सोचा कि आपको एलर्जिक और नॉन एलर्जिक राइनाइटिस भी इसके साथ ही करवा दिया जाए ताकि वो मेमोराइज़ करने में आसानी हो। ठीक है, अब कोई भी टाइप हो एलर्जिक राइनाइटिस और नॉन एलर्जिक राइनाइटिस में भी हम आगे मज़ीद टाइप्स पढ़ेंगे। कोई भी टाइप हो वो एक्यूट भी हो सकती है, क्रोनिक भी हो सकती है, डिपेंड्स ऑन द कंडीशन एंड ड्यूरेशन जितनी वो लास्ट करेंगे। ठीक है, सो व्हाट इज़ एलर्जिक राइनाइटिस? एलर्जिक राइनाइटिस का मतलब है जो सिंपल एलर्जी। ठीक है, राइनाइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ नेज़ल म्यूकोसा, और सिंपल एलर्जिक रिस्पॉन्स अगर होगा उससे एसोसिएटेड तो वो एलर्जिक राइनाइटिस है। सिंपल एलर्जिक रिस्पॉन्स ये होता है कि हमारे अंदर IgE एंटीबॉडीज़ हैं जिन्होंने एलर्जी को स्टिमुलेट करना है। ठीक है, एलर्जिक रिस्पॉन्स जनरेट करना है। तो जब भी हम एक एलर्जन से एक्सपोज होते हैं तो आपकी जो IgE एंटीबॉडीज़ हैं वो स्टिमुलेट हो जाती हैं, वो मास्ट सेल्स के साथ इंटरेक्ट करती हैं और अल्टीमेटली वो डिफरेंट साइटोकाइंस वगैरह और इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स जिनको हम कहते हैं वो बनाना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो इस पूरे प्रोसेस को एलर्जी का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो सारी बातें इसमें वैसे ही होंगी कि IgE मीडिएटेड रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, डिफरेंट एलर्जन्स, डस्ट है, पोलन है, स्मोक है, कोई भी एलर्जन हो सकता है और उससे एसोसिएटेड आपके पास रिस्पॉन्स हो रहा है। ठीक है, अब दो इसकी टाइप्स हैं, एक होती है सीजनल और एक होती है पेरिनियल। सीजनल एंड पेरिनियल। सीजनल ये होता है कि एक ख़ास टाइम पे सिम्टम्स आते हैं। ठीक है, जब एक बंदा एक्सपोज हुआ है। पेरिनियल का मतलब है कि थ्रू आउट द ईयर सिम्टम्स प्रेजेंट हों, कि आप एक बार एलर्जन से एक्सपोज हुए हैं जिस टाइम आपको सिर्फ उस वक्त सिम्टम आ रहे हैं, एलर्जन हटाएं सिम्टम्स ख़त्म, वो सीजनल है। ठीक है, नाम से पता चल रहा है ना, मौसमी। पेरिनियल थ्रू आउट द ईयर रहेगा कि आप एक बार एक्सपोज हो गए एलर्जन से, अब वो एलर्जन रफ़ा दफ़ा भी हो गया लेकिन फिर भी आपके सिम्टम्स परसिस्ट कर रहे हैं, तो वो पेरिनियल की कैटेगरी है। अच्छा, अब इसकी कॉज क्या है? कॉज में आपके पास हैं इनहेलेंट एलर्जेंस। ठीक है, वो वही वाली बात है, सीजनल भी हो सकता है या फिर पेरिनियल भी हो सकता है। सीजनल एलर्जेंस में डिफरेंट पोलन्स हो सकते हैं सबसे पहले। ठीक है, पोलन्स आर वेरी कॉमन इन एस्थमा ऑल्सो। सो पोलन्स आपके पास जो है ट्रीज़ के भी हो सकते हैं, ग्रासेस के या फिर वीड्स के। ठीक है, और बाकी इसमें क्या ख़ास बात है कि आपके जो मोल्ड्स हैं फंगस की टाइप्स, ठीक है, डस्ट माइट्स हैं, कॉकरोचेज़ हैं या डैंडर है, ये सब चीज़ें। ठीक है, इंसेक्ट पार्ट्स हैं, फाइबर्स हैं, पिल्लोज, बेडिंग्स, कारपेट्स, ये इन सब चीज़ों पे ये हो सकती हैं एलर्जेंस आपके पास। ठीक है, फिर दूसरी कैटेगरी जो है इनहेलेंट एलर्जेंस थी। ठीक है, और दूसरी आपके पास है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। इसका भी बड़ा रोल है कि जो बच्चे एलर्जी डेवलप करते हैं, कि अगर उनके एक पेरेंट को एलर्जिक डायथीसिस है तो 20% चांस है कि उनके बच्चों में होगी, और अगर दोनों पेरेंट्स को है तो फिर ऑफ कोर्स इससे डबल चांस है, तो दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 47%। अच्छा, अब हम देखते हैं इसकी पैथोजेनेसिस क्या है। मेन तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया, सारी बात ऑलमोस्ट उन्होंने वही लिखी हुई है कि आपके पास IgE एंटीबॉडीज़ हैं जो कि प्रोड्यूस होती हैं इन रिस्पॉन्स टू द एलर्जन, और वो मास्ट सेल्स के साथ इंटरैक्ट करती हैं, और ड्यूरिंग दैट इंटरैक्शन दे रिलीज सेवरल केमिकल मीडिएटर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग इन्फ्लेमेशन। ठीक है, फिर एक इफेक्ट है जिसको कहते हैं प्राइमिंग इफेक्ट। प्राइमिंग इफेक्ट बेसिकली सेंसिटाइजेशन को ही कहते हैं, इन्होंने एक नया वर्ड निकाला है, प्राइमिंग इफेक्ट। प्राइमिंग इफेक्ट सेंसिटाइजेशन को ही कहते हैं कि मेरी बॉडी एक एलर्जन से सेंसिटाइज्ड हो चुकी है, कि अगर वही एलर्जन बेशक कम डोज में भी दोबारा मेरी बॉडी फेस करेगी तो वो उतना ही रिस्पॉन्स जनरेट करेगी। ठीक है, क्योंकि वो सेंसिटाइज हो चुकी है। लेकिन इट ऑल्सो गेट्स प्राइम टू अदर नॉन स्पेसिफिक एंटीजेंस। ठीक है, कि आपकी बॉडी समझें कि एक एलर्जन से तो सेंसिटाइज हो चुकी है, जो एक पर्टिकुलर एलर्जन था जिसकी वजह से एलर्जी हुई है स्टार्ट, लेकिन डिफरेंट अदर जो एलर्जन्स हैं उनसे भी आपकी बॉडी सेंसिटाइज हो जाती है। ठीक है, लेकिन ऑफ कोर्स जो एक पर्टिकुलर एलर्जन है उससे रिस्पॉन्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। फिर हम आ जाते हैं कि जो रिस्पॉन्स एलर्जिक होता है, ये वही आपके फार्मा वाली बात है, हम लेकिन देख लेते हैं। जो एलर्जिक रिस्पॉन्स होता है उसके दो फेजेस होते हैं। एक आपके पास एक्यूट फेज़ होता है या अर्ली फेज़ जिसे कहते हैं, और एक होता है लेट या फिर, अच्छा इसको अर्ली कहते हैं, और एक होता है लेट या फिर डिलेड। तो जो एक्यूट होता है ये आपका जब एलर्जन आपकी बॉडी के अंदर आया, ठीक है, आप एक्सपोज हुए,
तो उससे 5 से 30 मिनट के अंदर ये रिस्पॉन्स आपका जनरेट हो जाएगा। और होगा क्या, आपको छींकें आएंगी, ठीक है, या आपको कफिंग हो सकती है, आपको ब्रोंकोस्पैज़म, आपको ऐसा लगेगा कि सांस सा बंद हो रहा है, ठीक है, और आपके जो मीडिएटर हैं हिस्टामिन वगैरह भी रिलीज़ होंगे। लेट या डिलेड फेज़ आपका एक्सपोजर से 2 से 8 घंटे की ड्यूरेशन में होता है। और ये कब होता है, जब डिफरेंट मीडिएटर रिलीज़ हो जाते हैं, जैसे जीनोफिल है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल वगैरह, वो सारे, ठीक है, मीडिएटर रिलीज़ होते हैं और उसके रिज़ल्ट में क्या होगा, स्वेलिंग, कंजेशन एंड थिक सिक्रीशंस, ठीक है। तो ये सारे साइंस हैं लेट रिस्पॉन्स के। और बार बार जब एक्सपोजर होगा तो ऑब्वियसली आपका यही सारा जो साइकिल है ये बार बार चलेगा और मीडिएटर्स का काउंट बढ़ता जाएगा, तो इन्फ्लेमेशन भी बढ़ती जाएगी। फिर आ जाते हैं क्लिनिकल फीचर्स के ऊपर। अब ये आपके पास इन्फेंट्स के अंदर भी शुरू हो सकता है, जो छोटे हैं, या फिर 6 मंथ्स में भी या ओल्डर में भी हो सकता है। इसके सिम्टम्स की अगर हम बात करें, सीजनल के सिम्टम्स थोड़े से अलग हैं और पेरिनियल के सिम्टम्स थोड़े से अलग हैं। अच्छा, आपको पेशेंट क्या क्या बताएगा, पैरोक्सिमल स्नीजिंग, ठीक है, यानी एपिसोड्स की फॉर्म में छींकें आएंगी, एक वक्त में 10 से 20 छींकें एक साथ ही आ जाएंगी। नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन होगा, ये मैं आपको सीजनल वाली टाइप का बता रही हूँ। फिर हम पेरिनियल को भी देखते हैं। सीजनल में क्या होगा कि नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, छींकें आएंगी, नाक से पानी आएगा और वो डिस्चार्ज बिल्कुल वाटरी ही होगा, उसमें कोई म्यूकस वगैरह नहीं होगा। इसके अलावा इचिंग होगी, ठीक है, इचिंग आपकी आइज़ को भी इन्वॉल्व कर सकती है, पैलेट को भी, फेरिंग्स को भी। उसके बाद जो पेरिनियल एलर्जी है उसके सिम्टम्स इतने सवेयर नहीं होते जैसे सीजनल के हैं, ठीक है, लेकिन फिर उसमें कोल्ड होता है, आपको ऐसे लगेगा कि नाक भरी हुई है, स्टफ़ी नोज़ वाली फीलिंग होगी, जैसे बंद होगी है, ठीक है, और सेंस ऑफ स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी और कफ भी हो सकती है, हेयरिंग इम्पेयरमेंट भी हो सकती है कि अगर आपकी यूस्टेशियन ट्यूब भी ब्लॉक होगी, ठीक। उसके बाद साइन और सिम्टम्स से फ़र्क है। सिम्टम्स जो पेशेंट आपको बताता है, साइंस जो एक डॉक्टर देखता है। साइंस में क्या है, नेज़ल साइंस हम देखेंगे, ऑक्यूलर साइंस देखेंगे, बेसिकली नोज़ में आपने साइन देखने हैं, ईयर के देखने हैं और आइज़ के देखने हैं और फेरिंग्स के देखने हैं और लेरिंग्स के देखने हैं, ठीक है। मैं आपको आगे बताती हूँ। साइंस को हमने क्लासीफाई कर लिया है कि 5 किस्म के साइंस होंगे, नेज़ल, ऑक्यूलर, ओटोलॉजिक, फेरेंजियल, लेरेंजियल। ठीक है, अब हम एक एक को देखते हैं कि आपको क्या साइंस नज़र आएंगे। नेज़ल साइंस में आपको नेज़ल क्रीज नज़र आएगी, ठीक है। क्रीज का मतलब क्या होता है, एक डिप्रेशन या एक सल्कस आपको नज़र आएगा, ट्रांसवर्स सल्कस, एक ब्लैक लाइन होगी जो आपको, जो डॉर्सम है उसके बिल्कुल मिड में एक ट्रांसवर्स ब्लैक लाइन आपको नज़र आएगी, ठीक है। वो क्यों नज़र आएगी, क्योंकि कॉन्स्टेंटली बंदे ने नोज़ को रब किया होगा अगेंस्ट एनी चीज़, ठीक है। इसके अलावा म्यूकोजा पेल होगी और एडिमा भी डेवलप होगा, टर्बिनेट्स की स्वेलिंग हो जाएगी और डिस्चार्ज आपके पास वाटर या फिर म्यूकस वाला है। ऑक्यूलर की बात करते हैं, इसमें आपके पास एडिमा हो जाएगा, लिड्स का कंजेशन हो जाएगी एंड कोबल स्टोन अपेयरेंस, ठीक है। कोबल स्टोन अपेयरेंस इंपॉर्टेंट बात है, आपकी जो कंजक्टाइवा है उसके अंदर ऐसे पैपिला बन जाएंगे, ठीक है। जब पैपिला बनते हैं तो वो बिल्कुल कोबल स्टोन वाली अपेयरेंस देते हैं आपको और डार्क सर्कल्स होंगे। फिर आ जाते हैं ईयर के अंदर क्या साइंस होंगे, रिट्रैक्टेड ट्रम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है, ट्रम्पैनिक मेम्ब्रेन की रिट्रैक्शन हो जाएगी और टाइटस मीडिया जो है वो सीरस हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपकी यूस्टेशियन ट्यूब बिल्कुल ब्लॉक हो चुकी है। फेरेंजियल साइंस क्या नज़र आएंगे, इन्फ्लेमेशन, ऑटोलॉजिक साइंस में आपके पास क्या है कि एक तो रिट्रैक्शन भी हो रही है ट्रम्पैनिक मेम्ब्रेन की और साथ उसकी इन्फ्लेमेशन भी हो रही है, ठीक है। फिर आ जाते हैं फेरेंजियल साइंस पे। फेरेंजियल साइंस में ग्रेन्यूलर फ्रेंचाइटिस होगा, क्योंकि जो लिम्फॉइड टिश्यू वहाँ पे प्रेजेंट होगा उसका हो जाएगा हाइपरप्लेजिया, यानी सेल काउंट वहाँ पे बढ़ जाएगा, ओके। उसके अलावा आ जाते हैं लेरेंजियल साइंस में, तो इसमें हॉर्सनेस यानी आवाज़ भारी हो जाएगी, ठीक है, और आपके वोकल कॉर्ड्स का भी एडीमा हो जाएगा, तो आवाज़ से, जिस तरह आवाज़ से पता चल जाता है कि किसी को फ्लू है। उसके बाद आ जाते हैं डायग्नोसिस पे। तो डायग्नोसिस आपने क्या किस तरह से करनी है, इसके लिए एक क्लासिफिकेशन है, पहले हम वो क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एलर्जिक राइनाइटिस।
क्लासिफिकेशन जो एलर्जिक राइनाइटिस की, ये हम 2 बेसिस पे करते हैं, ड्यूरेशन ऑफ डिज़ीज़ पे एंड सेवेरिटी ऑफ डिज़ीज़ पे, कि कितने टाइम तक हो रही है डिज़ीज़। वो इंटरमिटेंट भी हो सकती है आपके पास और परसिस्टेंट भी हो सकती है। इंटरमिटेंट में सिम्टम्स होंगे, ठीक है, 4 दिन से कम या वीक के लिए, या फिर 4 वीक से कम के लिए। परसिस्टेंट में जो सिम्टम्स, परसिस्टेंट में भी होंगे सिम्टम्स, ठीक है, लेकिन वो 4 दिन से ज़्यादा होंगे या फिर 4 वीक से ज़्यादा होंगे। इसके अलावा सेवेरिटी ऑफ डिज़ीज़, सॉरी मैंने आपको ये चीज़ें गलत बता दी, कि 1 हफ़्ते में अगर आपके पास 4 दिन से कम होती है डिज़ीज़, ठीक है, या फिर 4 हफ्तों से कम ड्यूरेशन के लिए, ये आपके पास आ जाएगी इंटरमिटेंट टाइप में। और परसिस्टेंट में होगा कि 1 वीक में अगर 4 दिन से ज़्यादा रहती है और ओवरऑल 4 हफ्तों से ज़्यादा रहती है तो वो परसिस्टेंट में आएगी। फिर सेवेरिटी ऑफ द डिज़ीज़ के अकॉर्डिंग इसकी टाइप है, माइल्ड हो सकती है, मॉडरेट टू सिवियर हो सकती है। माइल्ड में क्या है कि कोई सिम्टम नहीं है, ठीक है, कोई एप्रिशिएबल सिम्टम नहीं है। और अगर ये सारे सिम्टम आएंगे कि स्लीप डिस्टर्बेंस भी है और बंदा नॉर्मल दिन के काम नहीं कर सकता, ठीक है, स्कूल या काम पे नहीं जा सकता, और ऐसे ट्रबलसम सिम्टम्स हैं, ठीक है, तो ये सारे सिम्टम्स होंगे तो मॉडरेट या सिवियर टाइप होगी। अच्छा, ठीक है, तो इसका डायग्नोसिस मैंने आपको बताया, इस तरह से हम करते हैं कि उसकी ड्यूरेशन और सेवेरिटी की बेसिस पे हम उसको इंटरमिटेंट, परसिस्टेंट, माइल्ड या मॉडरेट लेबल कर देते हैं। फिर आ जाते हैं इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर। ये आपकी बुक के अंदर डिफरेंट फ़्लो चार्ट्स उन्होंने दिए हुए हैं। वो फ़्लो चार्ट्स में बेसिकली उन्होंने बताया है कि जैसे एक सेंसिटाइज सेल है, एंटीजन आ गया, मीडिएटर कौन कौन से रिलीज़ होंगे और मीडिएटर्स आगे से करेंगे क्या क्या, तो वो आप बेशक वहाँ से रीड कर लीजिएगा, दैट्स नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। अच्छा, हम आ जाते हैं इन्वेस्टिगेशंस की तरफ। एक फ़्लो चार्ट इम्पॉर्टेंट है, वो हम देख लेंगे। इन्वेस्टिगेशंस में आ जाते हैं तो टोटल एंड डिफरेंशियल काउंट, ठीक है, पेरिफेरल इज़िनोफीलिया हो जाता है, आपके ब्लड में इज़िनोफिल्स काउंट बढ़ जाएंगे, ठीक। और नेज़ल स्मीयर लेंगे तो उसमें भी आपको इज़िनोफिल काउंट ज़्यादा नज़र आएगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं तीसरे टेस्ट पे। ये दूसरा जो था ये नेज़ल स्मीयर वाला था, और तीसरे वाले में स्किन टेस्ट होते हैं। ये टेस्ट क्या करते हैं, ये स्पेसिफिक एलर्जन को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। इनमें प्रिक टेस्ट भी होता है, स्क्रैच टेस्ट भी होता है, इंट्राडर्मल टेस्ट भी होता है। अब जो स्किन प्रिक टेस्ट होता है, इसमें हम करते क्या हैं कि आपने एक एलर्जन सोल्यूशन का ड्रॉप लिया, ठीक है, आपने एक कंसनट्रेटेड सोल्यूशन बना लिया, वो एलर्जन जिससे हम सेंसिटाइज हैं, तो आपने वो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन बनाया और उसका एक ड्रॉप फॉरआर्म के ऊपर डालना है, ठीक है, स्किन की सरफेस पर डालना है। फिर एक शार्प नीडल जो है वो उस ड्रॉप के ज़रिए अंदर कर देनी है। तो उससे क्या होगा, आपका इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स शुरू हो जाएगा और आपको देखने में, अगर बंदे को हम, वो बेसिकली जो पेरेंट्स हो के उससे हम अंदाज़ा करेंगे कि वो वाकई उसे इस एलर्जन से है एलर्जी या फिर नहीं है, ठीक है। तो उसमें क्या आपको चीज़ नज़र आएगी, सेंट्रल व्हील एंड अ सराउंडेड जोन ऑफ इरिथमा, यानी कि सेंटर आपको व्हील लाइक पोर्शन होगा, ग्रेइश पोर्शन, और उसके गिर्द आपको रेडिश पोर्शन नज़र आएगा, ठीक है, स्किन के ऊपर 10 to 15 मिनट्स के अंदर। तो इसका मतलब है ये पॉजिटिव रिएक्शन है कि बंदा इसी एलर्जन से सेंसिटाइज़ हुआ है। उसके बाद आ जाते हैं स्पेसिफिक IgE मेजरमेंट्स, ठीक है। इसमें भी ये है कि आपका एक ख़ास एलर्जन के अगेंस्ट जो आपको पता है कि हर एलर्जन के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं IgE टाइप वाली, वो डिफरेंट होंगी, ठीक है, उनकी ज़ाहिर है स्ट्रक्चर वाइज वो डिफरेंट होंगी। तो क्या होगा कि हम एक एलर्जन के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ हैं उनका काउंट बॉडी में चेक कर लेंगे तो आपको IgE काउंट बढ़ा हुआ मिलेगा। अच्छा, चौथी बात है रेडियो एलर्जोजॉर्बेंट टेस्ट, रास्ट जिसको कहते हैं, ठीक है, ये भी इन विट्रो टेस्ट है और इसमें भी IgE कंसनट्रेशन को मेजर किया जाता है। आगे आ जाते हैं नेज़ल प्रोवोकेशन टेस्ट, रास्ट हो गया, नेज़ल प्रोवोकेशन टेस्ट। नेज़ल प्रोवोकेशन टेस्ट ये एक क्रूड मेथड है, ठीक है। इससे हम क्या करते हैं, एक एलर्जन को टूथपिक लेते हैं, टूथपिक के ऊपर एलर्जन की थोड़ी सी अमाउंट लगाते हैं और पेशेंट को कहते हैं कि आपने सूंघना है। अब उसको स्मेल करने पे अगर छींकें आ रही हैं या फिर उसको इस तरह ब्रेथलेसनेस वगैरह और ऐसे सारे सिम्टम राइनाइटिस के आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि येस इस एलर्जन से ही उसको सेंसिटिविटी है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं कॉम्प्लिकेशंस एंड ट्रीटमेंट पे। कॉम्प्लिकेशंस,
कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं एलर्जिक राइनाइटिस की? इसमें आपके पास हो सकता है रिकरेंट साइनोसाइटिस। आपके जो नेज़ल कैविटी है और बेसिकली जो आगे साइनसेस हैं, ठीक है, उन दोनों के बीच में ओपनिंग होती है साइनस ऑस्टिया, अगर वो भी ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी तो साइनसेस की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, उनकी ड्रेनेज बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी साइनसेस की, तो उससे रिकरेंट साइनोसाइटिस भी हो सकता है। या फिर आपके पास नेज़ल पॉलिप्स भी बन सकते हैं, या फिर सीरस ओटाइटिस मीडिया भी हो सकता है, या ऑर्थोडोंटिक प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, यानी टीथ के। इसके अलावा ब्रोंकियल एस्थमा भी हो सकता है। ठीक है, आगे आ जाते हैं ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट इसके जो करते हैं वो 3 स्टेजेस में करते हैं। इसी में हम कर लेते हैं इसका ट्रीटमेंट, जल्दी जल्दी देख लेते हैं चीज़ों को। ये ट्रीटमेंट सारा वैसे कि जिस तरह फार्मा में हमने एस्थमा वाला चैप्टर पढ़ा था, ठीक है, उसमें भी हमने इसी तरह स्टेजेस पढ़े थे कि कैसे कैसे हम एस्थमा को ट्रीट करते हैं, सारा कुछ वैसे ही है। सबसे पहली बात, जो पहला स्टेज है वो ये है अवॉइडेंस ऑफ एलर्जन, कि आप किसी तरह एलर्जन को एक्सपोजर से बचें। ठीक है, आपको पता है कि एक स्पेसिफिक जगह पे आपका एलर्जन प्रेजेंट है जिससे एक्सपोजर से आपको सेंसिटिविटी होती है, एलर्जिक रिस्पॉन्स होता है, तो आप उस जगह पर ना जाएँ। ठीक है, एलर्जन से आपने जो एक्सपोजर है उसको ख़त्म कर दिया। दूसरी चीज़ आपने क्या करनी है, ठीक है, एक तो आपने अवॉइडेंस की एलर्जन से, दूसरी चीज़ ये है कि आपने ड्रग्स से ट्रीटमेंट करना है। अब जो ड्रग्स का ट्रीटमेंट है ना, मैं आपको सिर्फ नाम बता देती हूँ, मैं लिख नहीं रही, ये सारे वही हैं जो आपने फार्मा में पढ़े हुए, डिटेल में वही सारे हैं। एंटी हिस्टामीन्स, ठीक है, ज़ाहिर है हिस्टामीन जो है वो आपका एलर्जिक रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए ज़रूरी है, तो आपने एंटी हिस्टामीन दे देनी है। फिर आपने सिम्पैथोमायोमेटिक्स दे देने हैं, ठीक है, यानी सिंपैथेटिक सिस्टम को आपने प्रमोट करना है, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के अंदर ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन फेवर होती है, तो आपने सिम्पैथोमायोमेटिक देने हैं। ठीक है, और इसके अलावा इन्होंने एक और बात भी सिम्पैथोमायोमेटिक्स की बताई हुई है कि आपके ज़ाहिर है वो ब्लड वेसल्स को भी कंस्ट्रिक्ट करेंगे ना, वेजो कंस्ट्रिक्शन, तो नेज़ल कंजेशन वगैरह और एडीमा वगैरह को भी प्रिवेंट कर देंगे। फिर आ जाते हैं आपके पास कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है, स्टेरॉइड्स भी इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करते हैं, वो भी आप दे सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं देते। और सोडियम क्रोमोग्लाइकेट ये भी आप दे सकते हैं, वो मास सेल स्टेबलाइजर्स होते हैं। ठीक है, मास सेल को जब स्टेबलाइज कर देंगे तो ज़ाहिर एलर्जिक रिस्पॉन्स नहीं जनरेट हो सकेगा। एंटीकोलिनर्जिक्स दे सकते हैं जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के इफेक्ट को कैंसिल करेंगी। ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागनिस्ट, ल्यूकोट्राइन एक इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर है, ठीक है, और उसमें क्या होता है कि ज़ाहिर उस पर अटैच होगी चीज़ें, एलर्जन जाके तो वो रिस्पॉन्स बढ़ाते हैं, इसलिए उसके एंटागनिस्ट आपने दे देने हैं। फिर एंटी IgE, क्योंकि IgE पहले ही बढ़ा हुआ है, तो आप एंटी IgE दे देंगे तो IgE का लेवल कम हो जाएगा। ठीक, ये सब फार्मा की डिटेल। उसके बाद आ जाते हैं इम्यूनोथेरेपी, ये तीसरा आपके पास तरीका है। इम्यूनोथेरेपी में क्या करते हैं, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम ज़्यादा एक्टिव हुआ है, ठीक है, तो आप इसके अंदर इम्यूनोसुप्रेसेंट्स भी दे सकते हैं। आपने किसी तरह IgE एंटीबॉडीज़ को कम करना है ताकि एलर्जी ना हो। ठीक, अब इसमें क्या करना है कि स्टेप केयर अप्रोच होती है। सबसे पहले एंटी हिस्टामीन्स दे सकते हैं, ओरल एंटी हिस्टामीन्स, ठीक है। एलर्जिक सिम्टम्स के लिए आपने कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को दे दिया। इम्यूनोथेरेपी की उन्होंने कोई ख़ास बात नहीं बताई हुई। अच्छा, इम्यूनोथेरेपी के बस उन्होंने ये बात बताई है कि पहले आपने दूसरी 2 स्टेजेस ट्राई करने हैं, अगर उनसे कुछ भी नहीं होता तो आपने इम्यूनोथेरेपी देनी है, उससे IgE एंटीबॉडीज़ को हम कम कर लेंगे, लेकिन IgE कम होगा, IgG उसमें कंपनसेटरी के तौर पे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और वो आपने इम्यूनोथेरेपी 1 साल के लिए देनी है या फिर उससे भी कम टाइम के लिए देनी है, और अगर इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही तो आप उसको छुड़वा भी सकते हैं, और इसके जो रूट्स होते हैं वो सबलिंगुअल या नेज़ल होते हैं। ठीक है, तो बाकी जो अप्रोच है वो वही वाली है। उन्होंने आगे स्टेप्स बताए हैं कि ओरल एंटी हिस्टामीन्स हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, या फिर कुछ कॉम्बिनेशन थेरेपी हैं, तो ये सब चीज़ें वही हैं जो हम ऑलरेडी इस ट्रीटमेंट में कर चुके हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट एलर्जिक राइनाइटिस। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में हम कर लेंगे नॉन एलर्जिक राइनाइटिस। थैंक यू।